हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 अगस्त 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। यहां पर देखा जाए तो कल कुछ टेक्निकल कारणों से क्लास जो थी वो शाम को अपलोड नहीं हो पाई थी। इस वजह से देखा जाए ये क्लास आज अभी अपलोड की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दैनिक जागरण, द हिंदू, एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एआरआई की महत्वपूर्ण खबरों पर। और ये क्लास आपकी यूपी पीसीएस बीपीएससी परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है। साथ साथ अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे या अन्य स्टेट पीसीएस, चाहे वो एमपी पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, हिमाचल प्रदेश पीसीएस हो, जम्मू कश्मीर पीसीएस हो, आंध्र प्रदेश पीसीएस हो, किसी भी परीक्षा में आप जा रहे हैं जहां भी करंट अफेयर पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है। प्रतिदिन न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, डाटा होते हैं, उनको एक साथ कंपाइल करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो महत्वपूर्ण खबरें। उसके पूर्व मैं आपको बता देता हूं कि आप करंट अफेयर का जो मासिक पैकेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर मासिक पैकेज जो होता है, इस मासिक पैकेज में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाती है मैं आपको ओरली बता देता हूं। तो यहां पर देखा जाए जो प्रतिदिन वीडियो क्लास शाम को 7:30 बजे आपको मिल जाती है। डेली देखा जाए तो आपको क्लास की पिक्टोरियल पीपीटी प्रोवाइड कर दी जाती है। प्रतिदिन बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो करंट अफेयर की पीडीएफ होती है डेली उसको शेयर की जाती है। और 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट डेली होता है। मतलब इतनी चीजें तो डेली होती है। हम मंथली बेसिस पे क्या करते हैं, तो मंथली बेसिस पे देखा जाए तो आपको करंट अफेयर का एक फुल टेस्ट पूरे महीने के एंड में प्राप्त होता है और पूरा कंपाइलेशन प्राप्त होता है। जितना करंट अफेयर आपने पूरे महीने में पढ़ा उसका कंपाइलेशन आप पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग भाषाओं में होगा। कंटेंट सेम होता है, कोई कंटेंट की कुछ भी वेरिएशन नहीं होता है कि हिंदी में अलग दिया है, इंग्लिश में अलग दिया है। आप बहुत सी किताबें पढ़ते हैं उसमें आपको लगता है कि सर हिंदी का कंटेंट ऐसा है, इंग्लिश का कंटेंट ऐसा है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सारा कंटेंट एक ही है, सारे टॉपिक एक है, सब कुछ एक ही जैसा मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो के देखा जाए तो पिन कमेंट को चेक करना। उस पिन कमेंट में अगस्त महीने का देखा जाए तो वहां पे लिंक लगा हुआ है। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि जब आप पैकेज को ज्वाइन करें, पैकेज को ज्वाइन करने के बाद आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जरूर जुड़ जाइएगा। फिर उसके बाद में देखा जाए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको डेली प्रिंटेबल पीडीएफ प्राप्त होता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी महत्वपूर्ण खबरें। पहली खबर क्या है, 21 तारीख की, फुटबॉल इतिहास में सबसे अधिक मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड। अब ये फुटबॉल के इतिहास में सबसे अधिक मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, चर्चा कर लेते हैं। तो ब्राजील के गोलकीपर है, इनका नाम क्या है, फेबियो। ब्राजील के गोलकीपर है फेबियो। इन्होंने फुटबॉल इतिहास में सबसे अधिक मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है, देखा जाए तो 44 वर्षीय फेबियो ने कोपा सुदामेरिकाना टूर्नामेंट में अपने 1391वां मैच खेलकर इंग्लैंड के पीटर शिल्टन, जिन्होंने 1390 मैच खेले थे, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, और महत्वपूर्ण ये हो जाता है जो ये फेबियो है ना, ये ब्राजील के क्लब फिलुमिनेस के साथ खेलते हैं। जो ये फिलुमेंस है ना, फिलुमेंस के साथ, यहाँ पर जो फिलुमेंस क्लब है, ये फिलुमेंस क्लब की ओर से खेलते हैं फेबियो। ठीक है, तो इन्होंने 1391 मैच खेले। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने मैच खेलकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो 1391 मैच कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यहां पर देखा जाए जो 1391वां मैच था ये उन्होंने किसके खिलाफ खेला था, तो यहां पर देखिए कोलंबिया के क्लब है, कोलंबिया का क्लब है अमेरिका डी काली। ये अमेरिका डी काली के खिलाफ खेला था। और एक दिलचस्प बात आपको ये पता होना चाहिए कि 27 वर्ष के पेशेवर फुटबॉल करियर में फेबियो जो है वो कभी भी जो ब्राजील की राष्ट्रीय टीम है, नेशनल टीम है ब्राजील की, उसकी ओर से खेले ही नहीं। जबकि ब्राजील, जैसे ही ब्राजील का आप नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में फुटबॉल ही आता होगा, अर्जेंटीना का नाम सुनते हैं तो फुटबॉल ही आता होगा। ठीक है, लेकिन खास बात यह है कि 1391 मैच का विश्व रिकॉर्ड होने के बाद भी फेबियो ने कभी भी जो नेशनल टीम थी उसमें पार्टिसिपेट किया ही नहीं। ठीक है, कभी भी ब्राजील की नेशनल टीम की ओर से नहीं खेला है। चलिए आगे देखें तो सर्वाधिक प्रोफेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं, टॉप 5 खिलाड़ी कौन है, टॉप 5 का नाम जान लेते हैं। यहां पर देखें तो दो का नाम तो आप पहले ही पता चल गया, एक तो फेबियो 1391 मैच खेले हैं, दूसरा नाम पीटर शिल्टन का है, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। तीसरा नाम आता है रोनाल्डो का। ठीक है, रोनाल्डो कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं, स्ट्राइकर है। आगे देखिए चौथा नाम है बॉस्टक का, इंग्लैंड के हैं। और सैनी जो है ये ब्राजील के खिलाड़ी, गोलकीपर हैं ये, इन्होंने 1226 मैच खेले। तो यहाँ पर टॉप 5 जो फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी, उनका नाम भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण तथ्य पर। और अगला पॉइंट क्या है, देखें यहाँ पर जो ये ऑनलाइन गेमिंग आप देखते हैं जिसमें आप पैसा लगाकर बेटिंग करके पैसे जीतते हैं। आजकल तो वो यूट्यूब पर ऐड चला है, वो चिकन वाले गेम का ऐड आता रहता है। उसके पहले एविएटर का ऐड आता रहता था, ड्रीम 11 का ऐड तो आपने देखा ही, कितने मैचेस जैसे आईपीएल स्टार्ट होता था तुरंत स्टार्ट हो जाते थे।
तो अब एक बिल लाया गया है और उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास भी किया जाएगा। जो ऑनलाइन गेमिंग बिल होते, मतलब ऑनलाइन गेमिंग होते थे, बेटिंग ऐप होते थे, उन पर देखा जाए तो प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया है। तो चर्चा कर ले, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखिए क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट इस बिल से रिलेटेड, जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है और एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर देखें तो इस विधेयक को 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पारित किया गया। कब? 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में यह बिल पारित हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है कि भारत में जो ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र है ना, इसको नियंत्रित करना और एक समन्वित नियामक ढांचा स्थापित करना। उसको रेगुलेट करने के लिए, जो ऑनलाइन गेमिंग होती है उसको रेगुलेट करने के लिए एक समन्वित ढांचा स्थापित किया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य था यही। यहां देखें तो सरकार का मकसद जो ई स्पोर्ट है, ई स्पोर्ट शैक्षिक और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना है। आप ई स्पोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है सरकार, ठीक है। और साथ ही साथ देखा जाए रियल मनी गेम्स जैसे पैसे के साथ खेलने वाले तथा बेटिंग प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाए, ये सरकार का मानना है। सरकार कह रही है कि सोशल गेमिंग जो होते हैं उनको बढ़ावा दीजिए, आप शैक्षिक गेमिंग होते हैं उनको बढ़ावा दीजिए, ई स्पोर्ट को बढ़ावा दीजिए, लेकिन जो पैसा कमाने वाले गेम होते हैं ना, कि पता लगा आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, आईपीएल स्टार्ट हुआ, अब 2 मैच जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि जीता कौन हारा कौन, आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। 49 रुपए लगाए, पता चला वो भी डूब गया, ठीक है। तो सरकार का मकसद यही है कि जो ये गेमिंग प्लेटफॉर्म होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। आगे देखते हैं, यह विधेयक ऑनलाइन बेटिंग गेमिंग विज्ञापन से संबंधित लेन देन को रोकता है और यहाँ पर दंड और जो अपराध है और दंड उसका भी प्रावधान किया गया, मतलब यहाँ पर दंड का भी प्रावधान किया है। अब दंड का क्या प्रावधान है? मनी गेम्स जो चलाते हैं उन चलाने वालों पर क्या प्रावधान किया गया है? देखा जाए तो 3 वर्ष की जेल या 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है उन पर, ठीक है। जो गेम चलाते हैं, चलाने वाले पर जुर्माना हो जाएगा। विज्ञापन करने पर, अगर कोई विज्ञापन करता है तो उसे 2 वर्ष की जेल या 50 लाख रुपए का जुर्माना होगा, ठीक है। वित्तीय लेन देन की सुविधा देने पर, वित्तीय लेन देन की सुविधा देने पर देखा जाए तो 3 वर्ष की जेल हो सकती है या 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। और ये सारी चीजें अगर इनकी पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होने के बाद देखा जाए तो 3 से 5 साल की जेल हो सकती है और जुर्माना जो है वो बढ़कर 2 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये दंड का प्रावधान किया गया है, जो ये जो बिल लाया गया है प्रमोशन, ठीक, एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, इसके बारे में चर्चा की गई। चलिए आगे देखते हैं, एक महत्वपूर्ण पहल है, अभियान है, कैंपेन है, उस कैंपेन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आदि कर्मयोगी अभियान। अब ये जो आदि कर्मयोगी अभियान है इसके बारे में आइए चर्चा करें। तो यहां पर देखा जाए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो जनजातीय समुदाय होते हैं उन जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाना तथा जमीनी स्तर पर उनके नेतृत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा यह आदि कर्मयोगी अभियान स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इस अभियान के तहत होगा क्या? तो इस अभियान के तहत 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1 लाख से अधिक जो जनजातीय बाहुल्य गांव है वहां पर देखें तो 20 लाख प्रशिक्षित परिवर्तनकारी नेताओं का एक कैडर बनाने पर केंद्रित है। आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनमें नेतृत्व की भावना विकसित की जाए और वो आदिवासी समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सके और किस प्रकार से आदिवासी समुदाय जो है उसको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, इसमें देखा जाए तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के उद्देश्य से ही सरकार के द्वारा ये आदि कर्मयोगी अभियान स्टार्ट किया गया है। देखा जाए तो इसका लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका के क्षेत्र में सुधार लाना, पारंपरिक संस्कृति का संरक्षण करना और राज्य संस्थानों के साथ बेहतर जुड़ाव सुनिश्चित करना है, ठीक है। राज्य संस्थानों के साथ बेहतर जुड़ाव सुनिश्चित करना है जिससे जो पिछड़े आदिवासी गांव हैं वो मुख्य धारा से जुड़ सके, ठीक है। चलिए अगली खबर देखें तो चिविनिंग भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी यूपी राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के बारे में मैंने पूर्व में भी आपको बताया था, लेकिन हम यहाँ पे दोबारा से डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट। तो उत्तर प्रदेश सरकार और ब्रिटेन की फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, ठीक है, ब्रिटेन की फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के बीच लखनऊ में एक समझौते ज्ञापन पर या एक एग्रीमेंट पे देखा जाए हस्ताक्षर हुआ है। इसके तहत होगा क्या? तो इसके तहत ट्विनिंग भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी यूपी राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाएगी। इस समझौते के तहत क्या होगा? यहां पर एक छात्रवृत्ति योजना स्टार्ट की जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। देखा जाए तो इस योजना के तहत होगा क्या कि हर साल 5 छात्रों को, कितने छात्रों को? 5 छात्रों को जो यूके है यानी कि यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में मास्टर्स करने का मौका मिलेगा, मास्टर्स करने का मौका मिलेगा। और यहां पर देखें तो योजना 2025-26 से
2027-28 तक चलेगी और दोबारा जो देखा जाए तो 2028-29 से फिर से शुरू होगी। मतलब 2 चरणों में योजना को संचालित किया जाएगा। पहले चरण में 25-26 से लेकर 27-28 तक और दूसरा चरण 28-29 से लेकर दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। यहां देखें तो प्रति छात्र कुल खर्च कितना आएगा, तो प्रति छात्र कुल खर्च 45 से 48 लाख रुपए आएगा, जिसमें 23 लाख रुपए यूपी सरकार तथा शेष खर्च जो है, ठीक है, शेष खर्च जो ये संस्था है फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस, इसके द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, इसमें देखा जाए तो ट्यूशन फीस, शोध शुल्क, रहने खाने का खर्च और हवाई यात्रा भी शामिल होगा। इसी जो 45 से 48 लाख है इसमें पूरा खर्च शामिल होगा और हर साल 5 छात्र जो होंगे उन 5 छात्रों को जो प्रतिष्ठित यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय है वहां पर भेजा जाएगा पढ़ने के लिए, मास्टर्स करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं सहकार टैक्सी सेवा की शुरुआत। अब ये सहकार टैक्सी सेवा की शुरुआत है तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट और ओला उबर पर इसे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखा जाए तो सरकारी ओला उबर है। जैसे आपको कहीं ऑफिस जाना है, लाइब्रेरी जाना है या रूम से निकल के मार्केटिंग करने जाना है, आपके पास गाड़ी नहीं है या आप कहीं दूसरे शहर में है, तो आप सिंपल सा एक चीज़ करते हैं, जो रिक्शा ऑटो रिक्शा की चिक चिक होती है उसे बचने के लिए आप सीधे मोबाइल निकालते हैं, रैपिडो या ओला या उबर तुरंत ऑर्डर करते हैं, फिर पता लगता है 5 मिनट में वो आपके पास पहुंच गया, आपको जहां जाना है वो आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। अब सेम वैसे ही जो ओला उबर का कॉन्सेप्ट है उसको सरकार भी अपनाने जा रही है और सरकार के द्वारा देखा जाए तो सहकार टैक्सी सेवा स्टार्ट की गई है। यहां पर देखा जाए तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुजरात और दिल्ली में इसको स्टार्ट किया गया, धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी इसको लागू किया जाएगा। फायदा क्या होगा, आइए उस फायदे पे देखते हैं। तो सहकारिता मंत्रालय, यहां पर सहकारिता मंत्रालय की बात आई है, आप जान लो जो भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं वो कौन है, उनका नाम है अमित शाह। ठीक है, तो सहकारिता मंत्रालय ने सहकार टैक्सी सेवा की शुरुआत की दिल्ली और गुजरात से की है, जिसे आगे सभी जिलों तक बढ़ाया जाएगा, सभी राज्यों के सभी जिलों में इसका विस्तार दिया जाएगा। इसके तहत होगा क्या कि इसके लिए कोऑपरेटिव लिमिटेड नामक एक संस्था बनाई गई है। जो ये सहकार टैक्सी सेवा है ना, इसके लिए एक संस्था अलग से बनाई गई, उसका नाम क्या है, कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, यहां पर देखा जाए यह सहकारी मॉडल पर आधारित ऐप विकसित किया जा रहा है। इस सेवा में चालकों को ओला उबर जैसी कंपनियों की तरह 20 से 30% कमीशन जो है वो नहीं देना होगा, लगभग पूरी कमाई उन्हीं की होगी। यहां पर जैसे ओला उबर कंपनियां हैं, अब ये कंपनियां जैसे आप 47 रुपए पे करते हैं या 50 रुपए पे करते हैं, तो उस 50 रुपए में से देखा जाए तो 10 से 15 रुपए ये कंपनियां लेती हैं। एक बार एप्लीकेशन बना दिया, उस एप्लीकेशन का लोग यूज कर रहे हैं, जो वहां पर देखा जाए जो गिग वर्कर हैं वो उसको यूज कर रहे हैं ओला उबर को, और उसके बाद कमीशन कंपनी अपना कमीशन ले लेती है, बाकी जो पैसा बचता है वो उनको देती है। लेकिन जो सहकार टैक्सी सेवा है ये क्या करेगी, ये कोई कमीशन नहीं लेगी। एप्लीकेशन विकसित किया जाएगा, कोई भी कमीशन नहीं लिया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जो भी चालक है उस चालक को ही पूरा पैसा मिलता रहेगा। आगे देखें, उन्हें सरकार से लाइसेंस, बीमा, लोन तथा अन्य सुविधाएं आसानी से मिलेंगी तथा सहकारी समितियों में सीधी भागीदारी भी इनको मिलती रहेगी। सहकारी समितियां जो होंगी, सहकारी समितियों में इन चालकों को सीधी भागीदारी भी मिलेगी। यात्रियों को स्पष्ट और पारदर्शी किराया मिलेगा, मतलब जो निर्धारित है वही किराया मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार सर्च किया, दूसरा दिखा रहा है, कैंसिल कर दिया, राइड कैंसिल करने के बाद 2 रुपए सस्ता हो गया, ठीक है, या आपने ऑप्शन डाल दिया उसमें कि नथिंग एल्स, तो उसमें पता लगा 2 रुपए और सस्ता होगा। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर निर्धारित किराया होगा, स्पष्ट होगा, पारदर्शी होगा, जितना मांगा जाएगा उतना ही आपको देना होगा। अधिक मांग पर अचानक किराया नहीं बढ़ेगा। शिकायत निवारण स्थानीय स्तर पर होगा और भुगतान सीधे चालक को जाएगा। इससे विदेशी कंपनियों के बजाय स्थानीय चालकों को भी लाभ मिलेगा। ठीक है, जो विदेशी कंपनियां होती हैं उसके अलावा देखा जाए जो स्थानीय चालक हैं उनको भी लाभ प्राप्त होगा। तो इसी वजह से ये सहकार टैक्सी सेवा इंपॉर्टेंट हो जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, खनन एवं खनिज विधेयक 2025 संसद में पारित हो गया है। जो खनन एवं खनिज संशोधन विधेयक 2025 है ये संसद में पारित हो गया और इस बिल की जो इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स हैं, आइए उन फीचर्स पे चर्चा करते हैं। फीचर क्या है, तो संसद ने देखा जाए खनन एवं खनिज संशोधन विधेयक पारित किया है जो 1957 के मूल अधिनियम में बदलाव करता है। 1957 का देखा जाए खनन एवं खनिज विधेयक है 1957 का, उसमें बदलाव कुछ किया गया है और यहीं पर लिख दिया गया खनन एवं खनिज संशोधन विधेयक 2025 में बदलाव हुआ है। क्या है बदलाव देख लेते हैं। तो अब जो लीज धारक होते थे ना, अपनी मौजूदा लीज में अन्य खनिज जोड़ने के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर मान लीजिए कि एक मैं उदाहरण बताता हूं कि पट्टा है कि आप कोयले का खनन करेंगे। अब कोयले का खनन करते करते पता लगा जो आप जिस जमीन पर आप कोयले का खनन कर रहे थे वहां कोयला भी मिल रहा है, अचानक से वहां पर कोबाल्ट भी मिल गया।
तो कोबाल्ट मिल गया, तो कोबाल्ट मिलने के बाद होता क्या था कि कोबाल्ट का आपको अलॉट नहीं है कि आप कोबाल्ट का खनन करेंगे। तो अलॉट जब नहीं है कोबाल्ट का खनन करने के लिए, तो आप खाली कोयला खोदेंगे, कोबाल्ट नहीं खोद पाएंगे, ऐसा पहले होता था। लेकिन अब जो संशोधन विधेयक आया है, इसके तहत होगा क्या कि अब दूसरे के लिए भी आवेदन, अगर जो आपको कुछ मिला कि हाँ हमको ये हमारी जमीन पर ये मिल रहा है ना, हम इसकी खुदाई करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए परमिट भी दे दी जाएगी। ठीक है, तो वही होगा यहाँ पर देखा जाए तो। अब लीज धारक अपनी मौजूदा लीज में अन्य खनिजों को जोड़ने के लिए आवेदन कर सकेंगे, और सामरिक खनिज जो रेयर अर्थ मिनरल होते हैं जैसे लिथियम, ग्रेफाइट, निकल, कोबाल्ट, सोना, चांदी पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। इन पर अतिरिक्त शुल्क लगता था, वो अब नहीं लगेगा। देखा जाए तो राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट अब खनन एवं खनिज विकास कार्यों के लिए फंड भी देगा। ठीक है, यहाँ पर जो खनिज विकास कार्य हैं उनके लिए फंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। कैप्टिव खदानों पर 50% बिक्री की सीमा खत्म कर दी जाएगी, अब वे पूरी बिक्री कर सकेंगे। साथ ही देखा जाए तो खनिज एक्सचेंज के पंजीकरण और विनियमन के लिए नया प्राधिकरण भी बनाया जाएगा। ठीक है, और ये सब प्रावधान कहां पर किए गए हैं, ये सब खनन एवं खनिज संशोधन विधेयक 2025 के अंतर्गत किए गए हैं। संसद से इसको मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद देखा जाए तो यह विधेयक अधिनियम का रूप ले लेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं जो सलीमा टेटे है। सलीमा टेटे बनी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान। ठीक, महत्वपूर्ण नाम है इनका, याद रखिएगा कि सलीमा टेटे जो है ये बन गई है कप्तान महिला हॉकी टीम की। आइए पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय महिला टीम हॉकी टीम जो है, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी अनुभवी मिडफील्डर सलीमा टेटे को सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है, सलीमा टेटे को सौंपी गई है। यहां देखा जाए तो वे चीन के हांगजाओ में 5 से 14 सितंबर तक होने वाले एशिया कप में 20 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगी। ठीक है, सलीमा टेटे यहां पर देखा जाए नेतृत्व करेंगी। और इंपॉर्टेंट आपके लिए यह हो जाता है कि एशिया कप जो महिला एशिया कप है, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, इसका आयोजन हांगजाओ चीन में किया जाएगा। कब होगा, 5 से 14 सितंबर के बीच में होगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के जो विजेता होंगे वो 2026 में जब FIH महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा उसमें सीधे प्रवेश, मतलब जो भी जीतेगा विजेता टीम देखा जाए तो सीधे उसको प्रवेश मिलेगा कहां पर, FIH महिला हॉकी विश्व कप में। देखा जाए तो भारत पूल बी में है जो ये आयोजन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, एशिया कप। इस एशिया कप में देखा जाए तो भारत पूल बी में है, जिसका मुकाबला थाईलैंड, जापान, सिंगापुर से होगा। भारत का पहला मैच 5 सितंबर को थाईलैंड के बीच आयोजित होगा, भारत और थाईलैंड के बीच में। और दूसरा मैच जो होगा वो 6 सितंबर को जापान से होगा। ठीक है, तो ये मैच किससे किससे होगा ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट। पहला कौन सा, महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है, सलीमा टेटे बनी है। जो महिला एशिया कप, महिला एशिया हॉकी कप का आयोजन कहां पर किया गया है, हांगजाओ चीन में किया गया है। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए यहां पर जो भारत को किस पूल में रखा गया है, तो पूल बी में रखा गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। सरला बिड़ला विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय स्वर्णिम भारत एक्सपो 2025 आयोजित। ये स्वर्णिम भारत एक्सपो 2025, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्वर्णिम भारत एक्सपो के बारे में आइए देखते हैं। तो रांची स्थित सरला बिड़ला विश्वविद्यालय, जो सरला बिड़ला विश्वविद्यालय है, यहां पर देखा जाए 21 अगस्त 2025 को, कब, 21 अगस्त यानी कि कल कल देखा जाए कल ही इसकी शुरुआत हुई थी। 3 दिवसीय स्वर्णिम भारत एक्सपो 2025 की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों, तकनीकी नवाचार, सांस्कृतिक धरोहर और सरकारी पहलों को जनता तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि इस प्रदर्शन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो संतोष कुमार गंगवार के द्वारा किया गया। अब ये संतोष कुमार गंगवार कौन है, तो ये झारखंड के राज्यपाल है। ठीक है, तो स्वर्णिम भारत एक्सपो 2025 का आयोजन कहां पर हुआ, किस राज्य में हुआ, अगर जो पूछे तो इसका जो मतलब इसका जो आयोजन था वो कहां पर हुआ था, इसका आयोजन रांची झारखंड में हुआ था। और अगर पूछे कहां पर, तो सरला बिड़ला विश्वविद्यालय में हुआ था। 3 दिवसीय कार्यक्रम था, 21 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया। किस लिए था इसका उद्देश्य, मतलब किस लिए इसका आयोजन किया जा रहा था, तो इसका उद्देश्य वैज्ञानिक उपलब्धियों, तकनीकी नवाचार, सांस्कृतिक धरोहर तथा सरकारी पहलों को जनता तक पहुंचाना था। और इसका उद्घाटन संतोष कुमार गंगवार के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है, इसने यूरेनस का 29वां नया उपग्रह खोजा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा यूरेनस का 29वां नया उपग्रह खोजा गया है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं पॉइंट्स पर। देखा जाए यहां पर तो नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यूरेनस का 29वां नया उपग्रह खोजा है। कौन सा 29वां नया उपग्रह खोजा है, जिसे नाम क्या दिया गया है, इसे नाम दिया गया है S2025U1। क्या नाम दिया गया है, S2025U1 इसका नाम दिया गया है। ठीक है, देखा जाए यहां पर तो इसे 2 फरवरी 2025 को दक्षिण पश्चिम अनुसंधान संस्थान की टीम ने पहचाना था। लगभग 10 किलोमीटर व्यास वाला यह छोटा चंद्रमा
ग्रह से करीब 56,000 किलोमीटर दूरी पर परिक्रमा करता है और इस खोज ने यूरेनस की अज्ञात उपग्रहों की संख्या 29 हो गई है। जो अज्ञात उपग्रह थे, इसकी खोज के बाद जो ये उपग्रह है ना S2025 U1, इसकी खोज के बाद यूरेनस के उपग्रहों की संख्या जो पहले 28 से वो बढ़कर कितनी हो गई है, तो 29 हो गई है। परीक्षा में पूछा है कि यूरेनस में वर्तमान में कितने उपग्रह है, तो 29 है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। त्रिवेणी राय की पहली फीचर फिल्म बुसाना अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विजन सेक्शन में चयनित हुई है। ठीक है, जो बुसाना फिल्म महोत्सव है उसके विजन सेक्शन में देखा जाए तो त्रिवेणी राय की पहली फीचर फिल्म को चयनित किया गया है। चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो फिल्मकार त्रिवेणी राय की पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो, क्या नाम है फिल्म का, शेप ऑफ मोमो फिल्म का नाम है। इसको दक्षिण कोरिया की बुसाना अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विजन सेक्शन के लिए चयनित किया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो यह एशिया की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित फिल्मोत्सव है जिसका उद्देश्य एशियाई सिनेमा को वैश्विक स्तर पर जोड़ना है। ठीक है, जो ये बिसाना फिल्म महोत्सव है ये एशिया की सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव है। आगे हम बात कर ले तो विजन सेक्शन में एशिया के उभरते और साहसिक फिल्मकारों को, कहानियों को प्रदर्शित किया जाता है। जो एशिया के देखा जाए इमर्जिंग और डेयरिंग फिल्म मेकर है उनकी जो फिल्में होती हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर देखें तो इस फिल्म को सितंबर में सैन सेबेस्टियन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी दिखाया जाएगा। जो ये फिल्म है शेप ऑफ मोमो, इस शेप ऑफ मोमो को देखा जाए तो सैन सेबेस्टियन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसका आयोजन सितंबर महीने में होगा उसमें भी इसको प्रदर्शित किया जाएगा। अभी देखा जाए तो ये बुसाना अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसको प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया पोस्ट ने लॉन्च किया IT 2.0 उन्नत डाक तकनीकी। अब ये IT 2.0 उन्नत डाक तकनीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट, तो इंडिया पोस्ट ने राष्ट्रव्यापी स्तर पर IT 2.0 एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है। और इससे होगा क्या, यहां पर देखा जाए तो इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यूनिफाइड इंटरफेस, QR कोड आधारित भुगतान प्रणाली, OTP आधारित डिलीवरी और 10 अंकों का अल्फा न्यूमोरिक डिजिपिन शामिल है जिससे डाक सेवाओं की सटीकता और पारदर्शिता और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और यहां पर देखा जाए तो इसको विकसित करने के लिए किसने योगदान दिया है, तो इस स्वदेशी रूप से सेंटर फॉर एक्सीलेंस पोस्टल टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। ठीक है, ये जो इंडिया पोस्ट का IT 2.0 उन्नत डाक तकनीकी है इसको किसने विकसित किया है, तो इसको सेंटर फॉर एक्सीलेंस पोस्टल टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक, अब यहां पर देखा जाए जितने भी इंपॉर्टेंट 21 तारीख के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के पॉइंट्स थे उनको हमने डिटेल में चर्चा की। पहले क्या होता था कि कंटेंट लिखा रहता था, मैं आपको कंटेंट पढ़ाता था, बताता था कि ये चीजें लिखी हुई हैं। अब मैं फोकस करता हूं कि कंटेंट जो लिखा है वो तो लिखा है ही, लिखा होने के साथ साथ मैं आपको चीजों को थोड़ा समझा भी दूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठती जाए। ठीक है, मैं करंट अफेयर को समझाने का भी थोड़ा प्रयास कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अगर आप मेरी आवाज याद रह गई और परीक्षा में सवाल फंसा या वैसा सवाल दिखा तो शायद अगर आपको याद आ जाए तो आप टिक करेंगे सही उत्तर। चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि फुटबॉल इतिहास में सबसे अधिक मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है, पीटर शिल्टन ने, फेबियो ने, रोनाल्डो ने या रेजरियो सैनी ने बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के अनुसार यदि कोई मनी गेम चलाता है तो अधिकतम दंड क्या है, कोई मनी गेम चलाता है तो अधिकतम दंड क्या है, 1 वर्ष की जेल, 10 लाख रुपए जुर्माना, 2 वर्ष की जेल, 50 लाख का जुर्माना, 3 साल की जेल, 1 करोड़ जुर्माना या 5 वर्ष की जेल, 2 करोड़ जुर्माना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आदि कर्मयोगी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, कृषि सुधार, जनजातीय समुदायों का सशक्तिकरण, औद्योगिक विकास या महिला उद्यमिता। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, च्वानिंग भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी यूपी राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने छात्रों का चयन किया जाएगा, हर साल कितने छात्र हैं जो यूके जाएंगे अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए, 3 छात्र, 5 छात्र, 7 छात्र या 10 छात्र। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपसे पूछे हैं 4 सवाल, इन 4 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताएं, और जो हमारा नया तरीका है, ठीक है, ये पीपीटी का जो पीछे पिक्टोरियल पीपीटी है, इस पीपीटी का इसके बारे में कोई आपका फीडबैक हो या कैसा लग रहा है, परिवर्तन, मैं आपको पहले ही बताया था कि परिवर्तन जो है परिवर्तन करते रहना चाहिए, समय के साथ धीरे धीरे खुद को अपडेट करते रहना चाहिए, अन्यथा आप पीछे रह जाएंगे। तो अपडेट करते हुए देखा जाए हमने पीपीटी का प्रारूप बदलने का प्रयास किया, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो होते हैं उन तथ्यों को समाहित करने का प्रयास किया, और करंट अफेयर को देखा जाए सिर्फ
पढ़ने के बजाय आपको समझाने का भी प्रयास अब किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कैसी लग रही हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।